हेलो स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग सर्किट एसी सर्किट की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट चैप्टर के एंड की ओर पहुंच रहे हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में फिनिश किया था सीरीज आरएलसी सर्किट का रेजोनेंस। ओके बच्चों, तो हमने सीखा था कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस उस कंडीशन को कहते हैं जब सर्किट में एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाता है। एक्सएल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्ससी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, उस कंडीशन में उस एसी सर्किट का Z यानी इंपिडेंस क्या हो जाता है बच्चों, मिनिमम हो जाता है। ठीक है, इंपिडेंस घट करके मिनिमम हो जाता है। और चूंकि आपको पता है बेटा, किसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपिडेंस होता है। तो जब इंपिडेंस कम होगा तो आपका करंट क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ऐसे कंडीशन में आपका सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो मैक्सिमम होता है, और इस घटना को अपन क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट, तो हमें वो समझ में आता है कि एक्सएल और एक्ससी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चे, एक्सएल और एक्ससी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो देखो एक्सएल और एक्ससी जब मैं बराबर करूंगा तो ये ऐसा कब होगा बच्चा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होगा। तो मान लो वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा नॉट है। तो ओमेगा नॉट एल इक्वल टू, है ना, एक्ससी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट सी। देयरफॉर ओमेगा नॉट का स्क्वायर इक्वल टू हो गया बच्चे 1 बाय एल सी। देयरफॉर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाय रूट एल सी। दिस इज, है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंगुलर फॉर्म में फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, और चूंकि आपको पता है बेटा, ओमेगा नॉट को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई एफ नॉट लिख सकते हो। तो 1 बाय रूट एल सी। देयरफॉर एफ नॉट इक्वल टू क्या हो सकता है बेटा, 1 बाय 2 पाई रूट एल सी। ठीक है, दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अंडरस्टूड बच्चे, क्लियर है? तो ये कंडीशन होता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हो जाएगी, है ना। आ रही बात समझ में? ओके, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, रेजोनेंस का कंडीशन मिलेगा, और उस कंडीशन में सर्किट में करंट हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस घटना को अपन क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। हमने देखा था कि जब रेजोनेंस होता है, या फिर अगर मैं Z का वेरिएशन देखूं ओमेगा के साथ, तो क्या होता है बेटा, Z कुछ इस तरीके से वैरी करता है। ठीक है, जिस ओमेगा पर आपका Z मिनिमम हो जाता है, और Z मिनिमम कितना होता है बेटा, R के बराबर होता है। वो कितने, वो ओमेगा क्या कहलाता है ना, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में देखूं, तो ये फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। यहां पर आपका Z क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, विच इज इक्वल टू R। इसके साथ साथ हमने सीखा था कि भाई सीरीज आरएलसी सर्किट जब रेजोनेंट कंडीशन में पहुंच जाता है, तो उस समय उसका जो इंपिडेंस है, Z है, वो कितना हो जाता है, R हो जाता है। इसका मतलब है कि एक्सएल और एक्ससी ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया, और जो इफेक्ट शो कर रहा है वहां पर, वो कौन कर रहा है, रेजिस्टर कर रहा है। तो ये जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करने लगता है। तो जो जो प्रॉपर्टीज हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए पढ़ा था, वो सारी चीजें यहां पर सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए भी लागू हो जाएगा। शर्त बस इतनी है कि ये कब लागू होगा, जब हमारा कंडीशन रेजोनेंस का है, यानी एक्सएल बराबर एक्ससी का कंडीशन है, देन ओनली, है ना, ये जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरफ बिहेव करेगा। तो अब याद करो कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या हुआ करता था, वहां पर, है ना बच्चे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या हुआ करता था, फेज डिफरेंस क्या हुआ करता था, 0 हुआ करता था, फाई 0 हुआ करता था, करंट और वोल्टेज क्या होते थे, सेम फेज में होते थे। आ रही बात समझ में? करंट और वोल्टेज क्या होते थे, सेम फेज में होते थे।
आ रही बात समझ में। और कॉस फाई दैट इज पावर फैक्टर क्या हो जाता था, 1 हो जाता था। और एवरेज पावर कितना हो जाता था, VRMS इंटू IRMS हो जाया करता था। तो वो सारी चीजें यहां पर अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो Z का आप देख रहे हो कि कुछ इस तरीके से हो रहा है। अब अगर हम करंट को ड्रॉ करना चाहें, करंट का वेरिएशन देखना चाहें ओमेगा के साथ, तो ऑब्वियसली क्योंकि करंट क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z होता है। तो जैसे जैसे Z वेरी करेगा उसका अपोजिट है ना, उसका उल्टा वेरिएशन किस में होगा, करंट में होगा बेटा, ठीक है। किस में होगा, करंट में होगा। दैट मीन्स कि जब Z मिनिमम होगा उस समय करंट क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो ये जब आपका ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट और फ्रीक्वेंसी F नॉट हो जाएगा उस समय सर्किट में करंट क्या हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम हो जाएगा। आ रही बात समझ में, मैक्सिमम हो जाएगा। अब कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा करंट मैक्सिमम होगा सर, कौन सा करंट मैक्सिमम होगा। हम जो भी करंट ले रहे हैं, हम आरएमएस ले रहे हैं तो आरएमएस का पीक मैक्सिमम आएगा। एम्पलीट्यूड देख रहे हैं तो एम्पलीट्यूड भी इसमें क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमको इस जगह पर मिलेगा। या आरएमएस वैल्यू ले रहे हैं तो आरएमएस का भी हमको मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगा। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से अपने को क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है, ठीक है बच्चे। रेजोनेंस के कंडीशन में एक समय पर करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ओके बच्चे, मैक्सिमम हो जाता है। तो देखो इसको है ना, जो सीरीज आरएलसी सर्किट है रेजोनेंट कंडीशन में, ठीक है, रेजोनेंट कंडीशन में जो सीरीज आरएलसी सर्किट होता है उसको अपन यूज करते हैं एक्सेप्टर सर्किट के तौर पर या सेलेक्टर सर्किट के तौर पर। तो मैं यहां पर एक नोट लिखूंगा बच्चों, नोट, ठीक है। सीरीज RLC circuit is used as selector or acceptor सर्किट। ओके बच्चे, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि क्या कर रहा है ये देखो, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही आपको क्या करेगा, करंट मैक्सिमम देगा, अदरवाइज करंट क्या करेगा, कम देगा। आ रही बात समझ में। अगर मैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सेट करूंगा तभी मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम करंट वहां से फ्लो होने को मिलेगा। जब करंट मैक्सिमम होगा बच्चे तो पावर भी क्या होगा, मैक्सिमम जनरेट होगा, पावर भी क्या होगा, मैक्सिमम जनरेट होगा। जब अच्छा पावर जनरेट होगा बच्चे, मैक्सिमम पावर जनरेट होगा, तो उस समय आपको क्या मिलेगा, वो सिग्नल आपको समझ में आएगा अच्छे से, है ना, वो सिग्नल आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाकी फ्रीक्वेंसी के लिए वो सिग्नल क्या रहेगा, कमजोर रहेगा, तो वो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं सेलेक्टर सर्किट, क्योंकि ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, है ना। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही वो आपको क्या करेगा, मैक्सिमम करंट देगा, मैक्सिमम पावर देगा, और आप उसको क्या कर पाओगे, डिटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, सेलेक्टर सर्किट या एक्सेप्टर सर्किट कह सकते हैं। आ रही बात समझ में। इस चीज का हम लोग यूज करते हैं ट्यूनिंग में, ट्यूनिंग करने में, ठीक है बच्चों, क्या करने में, ट्यून्ड करने में, ठीक है। दिस इज यूज्ड इन ट्यूनिंग सर्किट, ट्यूनिंग सर्किट ऑफ रेडियो और टीवी। रेडियो या टेलीविजन का, है ना, रेडियो या टेलीविजन का को ट्यूनिंग करने के लिए, यानी एक पर्टिकुलर चैनल को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। किसको, सीरीज आरएलसी सर्किट को, सीरीज आरएलसी सर्किट को हम लोग यूज करते हैं। ओके बच्चे, तो यहां तक की बातें हमें समझ में आ गई, क्लियर है। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि जब मैं ट्यूनिंग कर रहा हूं, है ना, रेडियो या टीवी को अगर मैं ट्यून करता हूं तो हम क्या चाहेंगे बेटा। अगर मैंने आपको पिछले क्लास में भी बोला था कि पहले के जमाने में जो रेडियो वगैरह होते थे, टीवी होते थे, उसमें यूं ऐसा, है ना, गोल राउंड जैसा, है ना, सेट करने के लिए बटन होता था, ठीक है। उसको अपन क्या करते थे, रोटेट करते थे, और एक पर्टिकुलर चैनल जब आता था तो उस समय आपका
जो है पिक्चर, अगर टीवी की बात करूं तो पिक्चर, ऑडियो, वीडियो सब आने लगता था। अदरवाइज क्या होता था, हमारा टीवी झरझर 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 ऐसा करता था, ठीक है, क्लैरिटी नहीं होती थी, कुछ भी चलता था। हमारी बात समझ में। लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर चैनल पकड़ाता था तो वो पिक्चर और ऑडियो और वीडियो सब क्या हो जाता था, परफेक्ट हो जाता था। तो बेसिकली जब हम उसको घुमाते हैं बच्चे, तो क्या करते हैं, एल या सी दोनों में से किसी एक चीज को वेरी कराते हैं, ठीक है। तो जब हम एल या सी दोनों में से किसी एक चीज को वेरी करेंगे तो वो क्या, ओमेगा क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जब ये ओमेगा और जो सिग्नल हमको कैच करना है वो दोनों ओमेगा जब मैच कर जाता है, ठीक है, जिस सिग्नल को कैच कर रहा है उसका ओमेगा अगर हमारे सर्किट के ओमेगा से मैच कर जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा रेजोनेंस। और जैसे ही रेजोनेंस होगा सर्किट में मैक्सिमम करंट दौड़ने लगेगा, और जब मैक्सिमम करंट दौड़ता है बेटा तो पावर मैक्सिमम जनरेट होता है और आपको साउंड, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो सब चीज क्लियरली सीन होगा, क्लियरली विजिबल होगा, क्लियरली ऑडिबल होगा, मतलब वो चैनल आपका कैच हो गया। आ रही बात समझ में। तो रेजोनेंस ही करवाते हैं, जब अपन इसको घुमाते हैं तो उसको रेजोनेंस ही करवाते हैं। इसके पहले भी हमने कई बार रेजोनेंस शब्द पढ़ा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है, एसएचएम में पढ़ा था। तो वहां पर हम लोग क्या पढ़ते थे बेटा, कि जब सर्किट के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अप्लाइड फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है, when the applied frequency and natural frequency of the circuit becomes equal, then oscillation becomes maximum, या फिर करंट यहां पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो दिस इज सिमिलर जो कि हमने पहले पढ़ा है। आ रही बात समझ में बच्चे, ठीक है। तो रेजोनेंस की कंडीशन, हम जब किसी पर्टिकुलर चैनल को मिला रहे होते हैं तो हम अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी को उस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर करने की कोशिश करते हैं ताकि वहां पर रेजोनेंस हो जाए और मैक्सिमम करंट फ्लो हो। ओके बच्चों, तो चलो अब देखते हैं कि हम रेजोनेंस जब कराते हैं तो क्या क्या होता है। ओके चलो लेट्स सी। तो हमने पढ़ रखा है बेटा, सिंस एट रेजोनेंस एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाता है, एक्सी हो जाता है, और एंड जेड इक्वल्स टू क्या हो जाता है बेटा, आर हो जाता है। जेड इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आर हो जाता है। ये जेड की क्या है, मिनिमम वैल्यू है ना, ये क्या है, जेड की मिनिमम वैल्यू है। आ रही बात समझ में। मान लो बेटा ये जो हमारा आरएलसी सर्किट है, आर एल और सी, आर एल सी, और इसको हमने एसी सप्लाई दिया है, ठीक है बच्चे, इस तरीके से। तो अगर मैंने इसको ये दिया ई आर एम एस और ओमेगा, ठीक है, ई आर एम एस दिया इसको सप्लाई, ई आर एम एस। ओके बच्चे, तो आपको पता है ना, एंड जेड मिनिमम कितना हो गया, आर हो गया। तो एट रेजोनेंस जेड इक्वल्स टू आर हो गया, और इसमें जो करंट फ्लो करेगा बेटा, करंट, अगर मैं आई आर एम एस करंट की बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चे, तो आई आर एम एस जो होगा वो क्या होगा, ई आर एम एस बाय जेड होगा, ठीक है बच्चे, ई आर एम एस बाय जेड होगा। क्लियर है ये बात, ई आर एम एस अपॉन जेड। अगर मैं नॉर्मल कंडीशन की बात करूं, ठीक है, आई आर एम एस नॉर्मल कंडीशन की बात करूं तो कितना होगा बेटा, ई आर एम एस अपॉन जेड कितना होता था, ठीक है, याद करो, जेड क्या होता था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर होता था। ये नॉर्मल ई आर एम एस है, आई आर एम एस है। लेकिन जब मैं रेजोनेंस की बात करता हूं तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, एक्सएल और एक्ससी चूंकि बराबर हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आर स्क्वायर रह जाएगा, बाहर क्या आएगा बेटा, आर आएगा। चूंकि ये वाला पोर्शन मिनिमम हो गया तो अब जो ये आई आर एम एस आएगा वो आई आर एम एस का भी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। सबसे बड़ा आई आर एम एस मेरे को कहां मिलेगा, इस कंडीशन में मिलेगा। तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं
IRMS का मैक्सिमम, IRMS का भी क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये पिक वैल्यू नहीं है बेटा, ये आई नॉट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये मैं आई नॉट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, IRMS का भी मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलेगा, जब Z मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, यानी रिजोनेंस हो जाएगा। तो IRMS जो मैक्सिमम हो सकता है बेटा वो कितना हो सकता है, तो ERMS बाय R स्क्वायर रूट से क्या बाहर आएगा बेटा, R आएगा, ठीक है। तो दिस इज IRMS मैक्स, ठीक है, सीरीज RLC सर्किट में। और ऑर्डिनरी बाकी सभी फ्रीक्वेंसी ये कब होगा बेटा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर होगा, है ना, ओमेगा नॉट पर। लेकिन बाकी अदर फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा नॉट को छोड़ करके बाकी सारे फ्रीक्वेंसी के लिए IRMS कैसे मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। आ रही बात समझ में बेटा, इस तरीके से मिलेगा। अब अपने को पता है, ठीक है, अब अपने को पता है कि, ध्यान से समझना, ठीक है, अब अपने को पता है कि जब पावर जो होता है, सिंस पावर क्या होता है बेटा, VRMS इंटू, सॉरी इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, IRMS का स्क्वायर इंटू R, ठीक है। ये होता है कि नहीं, पावर क्या होता है बेटा, IRMS का स्क्वायर इंटू R होता है। मैंने आपको बोला है कि पुराना जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, P इक्वल्स टू V इंटू आई, P इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R या V स्क्वायर बाय R, उन सारे फॉर्मूले में अपन जो V और I यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, RMS यूज करेंगे। तो P का फॉर्मूला आई स्क्वायर R हुआ करता था ना, तो I कौन सा यूज करोगे, RMS वाला, तो हमने I यूज किया RMS वाला, तो IRMS का स्क्वायर इंटू R हुआ। क्लियर है बच्चे। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे पावर जो है वो मैक्सिमम मिले, मैक्सिमम पावर मिले, तो उसके लिए क्या चाहिए बताइए, फॉर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के लिए IRMS क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। IRMS मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, मैक्सिमम लेना पड़ेगा। और वो कब मैक्सिमम होगा बेटा, रेजोनेंस पर होगा। तो रेजोनेंस पर IRMS भी मैक्सिमम होता है, दैट्स व्हाट P भी क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। यहां पर पावर जो जनरेट होगा वो मैक्सिमम जनरेट होगा, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम पावर, है ना, फॉर मैक्सिमम पावर रेजोनेंस होना चाहिए, रेजोनेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है बच्चा, रेजोनेंस इज रिक्वायर्ड, ओके, ठीक है। तो रेजोनेंस होना चाहिए, देयरफॉर P मैक्स अगर मुझे निकालना होगा, ठीक है बच्चे, P मैक्स अगर मुझे निकालना होगा तो क्या करूंगा मैं, IRMS का क्या लूंगा, मैक्सिमम वैल्यू लूंगा इंटू R। तो P मैक्स जो हो गया बेटा वो हो गया IRMS मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू R, ठीक है बच्चे, IRMS का मैक्सिमम का स्क्वायर इंटू R। और ये IRMS का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस कब होगा, जब XL बराबर XC हो जाएगा, है ना, या फिर ओमेगा नॉट बराबर 1/√LC हो जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। तो अब देखो बच्चे, अब देखो, अभी अभी हमने, है ना, करंट के लिए एसी सर्किट में जो करंट होगा, IRMS का जो वेरिएशन है ओमेगा के साथ, ओमेगा के साथ IRMS का वेरिएशन हमने देखा कि किस तरीके से होता है बेटा, इस तरीके से होता है। क्लियर है। तो ये आपका क्या हुआ, IRMS का मैक्सिमम वैल्यू, है ना बेटा, ये IRMS का मैक्सिमम वैल्यू हुआ। कब मिलेगा, जब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत है, जब ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट हो जाएगा उस समय IRMS क्या मिलेगा, मुझे मैक्सिमम मिलेगा। तो बेटा इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं पावर निकालना चाहता हूं, पावर का ये बनाना चाहता हूं, तो ये भी कुछ इस तरीके से ही बनेगा। तो P, है ना, P का ओमेगा के साथ अगर बनाऊं तो वो भी क्या होगा बेटा, इस तरीके से बनेगा, है ना।
तो आपको जब रेजोनेंस होगा उस समय जब आई मैक्सिमम होगा उसी समय आपको पी भी क्या मिलेगा बेटा, मैक्सिमम मिलेगा। दैट इज व्हेन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। ओके, इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। अब देखो ध्यान से, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हाफ ऑफ द मैक्सिमम पावर, पावर मैक्सिमम कब होगा भाई, रेजोनेंस के कंडीशन पर होगा, बाकी अदर कंडीशन पर पावर क्या होगा, उससे कम होगा। आ रही इतनी बात समझ में। देखो सिर्फ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर पावर मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, बाकी सभी वैल्यू के लिए पावर मुझे क्या मिलेगा बेटा, कम मिलेगा। तो मुझे ये देखना है कि कब पावर आधी रहेगी, पी मैक्स का आधा, पी मैक्स का आधा कब होगा। तो देखो बेटा, तो ऐसे मुझे दो दो फ्रीक्वेंसी मिल रहे हैं, ऐसे मुझे दो दो फ्रीक्वेंसी मिलेंगे जहां पर पावर जो है वो मैक्सिमम पावर की आधी रह जाएगी। आ रही बेटा समझ में। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आएगा, मान लो उसको बोलता हूं ओमेगा 1 और इसको बोलता हूं ओमेगा 2। ध्यान से समझना बच्चे, पूरी डिस्कशन को ध्यान से समझिए, है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, वो फ्रीक्वेंसी जिस पर पावर क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम पावर की आधी हो जा रही है, उसको हमने मान लिया ओमेगा 1 और ओमेगा 2, और इसको नाम दे दिया जाता है ओमेगा 1 और ओमेगा 2 को बोला जाता है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं बेटा, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर नोन एज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। ओके, क्या कहा जाता है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। क्यों बोला मैंने इसको हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इन फ्रीक्वेंसी पर पावर जो है वो मैक्सिमम पावर यानी रेजोनेंस पर जो पावर था उसका आधा हो जाता है। ठीक है भाई, इतनी कहानी अपने को समझ में आ गया। ठीक है, तो हमको पता है, सिंस हमने देखा कि अपने को अगर IRMS चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बेटा, ERMS अपॉन Z करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, ERMS अपॉन Z करना पड़ेगा। ठीक है, तो IRMS बराबर ERMS अपॉन, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, सीरीज RLC सर्किट की बात कर रहे हैं, और सीरीज RLC सर्किट में Z कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर होता है। तो ये हो गया बेटा IRMS का फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और इस IRMS ERMS अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को आप क्या लिख सकते हो बेटा, ओमेगा एल लिख सकते हो, और एक्सी को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो इसको मैंने लिख लिया ओमेगा सी का स्क्वायर। तो देखो IRMS इक्वल्स टू क्या आ गया, ERMS अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। इतनी कहानी समझ में आ गई आपको। अब बेटा जब रेजोनेंस का कंडीशन होगा, एट रेजोनेंस एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, है ना, Z क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा, IRMS क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो IRMS का क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, विच विल बी इक्वल टू ERMS बाय R, विच विल बी इक्वल टू ERMS बाय R। इसको बोल देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं बोल देता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट, तो इस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग अगर मैं पावर कैलकुलेट करूंगा बच्चे, क्योंकि करंट मेरा मैक्सिमम है तो मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम पावर मिलेगा। तो देयरफॉर P max इक्वल टू हो जाएगा बेटा IRMS
कि मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर इंटू आर, IRMS का मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर इंटू आर, ये मैक्सिमम पावर हो जाएगा। इसको मैंने मान लो बोला इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखो हमको क्या चाहिए बेटा, ओमेगा 1 और ओमेगा टी के बारे में पता करना है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के बारे में पता करना है। तो देखना है कि किस फ्रीक्वेंसी पर पावर हमारी मैक्सिमम पावर की आधी हो जाती है। तो इफ P इक्वल टू P मैक्स बाय 2, ठीक है बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है उस समय IRMS की एक अलग वैल्यू आएगी, वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं रहेगी। तो इस समय क्या होगा, ये सिंपल RMS करंट होगा I स्क्वायर इंटू आर। बट P मैक्स क्या होता है, P मैक्स होता है IRMS का मैक्सिमम वैल्यू का स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2। ठीक है, इस इक्वेशन में इस तरीके से मैंने किया। तो बेटा ये R और ये R कट जाएगा, तो देयरफॉर IRMS जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, IRMS की मैक्सिमम वैल्यू का √2, 1/√2 ऐसा आया मेरा क्या, IRMS इक्वल टू IRMS मैक्स बाय √2। वेरी गुड। नाउ सी IRMS हमारे पास क्या है, IRMS हमारे पास ये है। ठीक है बच्चे, तो इसको मैं यहां पुट कर देता हूं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, IRMS अपॉन स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर। ये IRMS के बदले मैंने इन सारी चीजों को रख दिया, इक्वल टू IRMS का मैक्सिमम देखो कितना है बेटा, ये है। तो IRMS बाय R, और पहले से क्या था बेटा, √2। तो ऐसा मुझे एक इक्वेशन मिला। तो यहां से बच्चे ये और ये कैंसिल हो जाता है, बच जाता है हमारे पास स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर इक्वल्स टू R√2, है ना, ऐसा आ जाता है। ओके, अब क्या करें भाई, अब देखो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 2R स्क्वायर। R स्क्वायर उधर चला जाएगा, देयरफॉर ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, R स्क्वायर। अब अपन क्या कर देते हैं, दोनों साइड वापस से रूट ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C, और R स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा, प्लस माइनस R, क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस R आ जाएगा। वेरी गुड। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ओमेगा C ये क्या होगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस R, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर LC माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस ओमेगा RC, इस तरीके से आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर LC इसको इधर लाऊंगा तो बेटा प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ओमेगा RC माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा। अगर आप गौर से देखो तो ये क्या दिख रहा है बेटा, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, ओमेगा का, है ना, जैसा अपने पास होता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस टर्म में आ गया, जहां x के बदले क्या है, ओमेगा। ठीक है, x के बदले क्या है, ओमेगा है। तो ये हमारा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो चलो बच्चे, अपने को बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आता है। तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, माइनस बी होता है बेटा, तो माइनस बी करोगे तो माइनस प्लस ओमेगा आर, सॉरी ओमेगा तो वो है, तो आर सी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली प्लस माइनस क्या होता था, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b किस क्या है इसका, आर सी, तो ये हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a कितना है बेटा, एल सी,
एल सी इंटू सी क्या है -1 अपॉन 2a, a कितना है बेटा एल सी, तो 2lc इस तरीके से आ गया बच्चे। क्लियर है? ओके, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट, अब देखो ये माइनस से ये क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा प्लस और दूसरा क्या बन जाएगा माइनस आरसी, है ना। और ये क्या है प्लस और माइनस, यहां से हम सिर्फ प्लस वाला वैल्यू लेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि ओमेगा हमें कभी भी नेगेटिव नहीं मिलना चाहिए, ओमेगा क्या मिलना चाहिए पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो हम यहां से लेंगे प्लस, तो प्लस आर स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो बचा क्या 4lc अपॉन 2lc, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहां से देखो बेटा एक ओमेगा, जो ओमेगा की जो एक वैल्यू मिलेगी वो माइनस आर सी प्लस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4lc बाय 2lc हो जाएगा। और जो दूसरी वैल्यू होगी वो प्लस लेकर के आएगा, तो प्लस आर सी प्लस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4lc बाय 2lc। तो ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2 दोनों ही ओमेगा ऐसे हैं जिस पर मुझे पावर क्या मिलेगा मैक्सिमम का आधा, ठीक है, मैक्सिमम का आधा पावर मिलेगा। यानी ये दोनों ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ही क्या कहलाता है बेटा हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहलाता है। दिस इज हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। लेकिन दोनों को अगर आप कंपेयर करो तो ऑब्वियसली ये कम दिख रहा है और ये ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी और इसको क्या बोलेंगे अपर हाफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लोअर और ये अपर। तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 जो हमने देखा था यहां पर ग्राफ में, है ना। अभी मैं इस ग्राफ को अगर बनाऊं किसके लिए, पावर के लिए, ठीक है, पावर और ओमेगा के बीच में जो इस तरीके का आया था, तो ये आपका क्या था बेटा P मैक्स था। और P मैक्स बाई 2 के लिए अपने पास जो दो फ्रीक्वेंसी मिली थी, है ना, ये वाला तो क्या था बेटा ओमेगा नॉट था, ये वाला जो है वो लोअर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 और ये क्या है हायर है ओमेगा 2। सो ओमेगा 1 इज दिस एंड ओमेगा 2 इज दिस, ठीक है बेटा, ये ओमेगा 1 और ये ओमेगा 2। आगे बात समझ में, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमें मिल गया। ओके बच्चे, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो P मैक्स बाई 2 जो हुआ है ना बच्चे, P मैक्स बाई 2 जो हुआ, नो डाउट वो P मैक्स से कम है, नो डाउट वो P मैक्स से कम है, मैक्सिमम पावर से आधा है। लेकिन फिर भी ये मतलब एक कंसिडरेबल क्वांटिटी है। P मैक्स बाय 2 यानी हाफ ऑफ मैक्सिमम पावर भी क्या है कंसिडरेबल क्वांटिटी है, ठीक है, जिस पर मुझे अच्छे से जो है कोई भी चैनल सुनाई दे देगा, ठीक है, कोई भी चैनल हम अच्छे से देख पाएंगे, इतना ये पावर होएगा, ठीक है बच्चे। तो ओमेगा 1 से लेकर के ओमेगा 2 तक आप क्या कर सकते हो बेटा के सिग्नल्स को आप रिसीव कर सकते हो। ओमेगा 1 से लेकर के ओमेगा 2 के सिग्नल को आप क्या कर सकते हो रिसीव कर सकते हो। क्लियर है मेरी बात? तो बच्चे ये जो ओमेगा 1 से लेकर के ओमेगा 2 के रेंज का है ना, इतने फ्रीक्वेंसी का जो रेंज मिलता है इसको बोलते हैं बेटा हम लोग बैंड विड्थ। क्या कहा जाता है? बैंड विड्थ, ठीक है। लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी से लेकर के अपर हाफ फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, इसको लोअर बैंड बोलते हैं और इसको अपर बैंड बोलते हैं, ठीक है। लोअर बैंड से अपर बैंड के बीच का जो विड्थ है ना, ये जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो रेंज क्या कहलाता है? बैंड विड्थ कहलाता है। तो यहां से हम लोग डिफाइन करेंगे, बैंड विड्थ, बैंड विड्थ, ठीक है बेटा। इसको हम लोग अब देखो तो ये ओमेगा नॉट है बेटा और ये ओमेगा 1 है, तो ये कितना हुआ? इसको बोलते हैं हम लोग डेल ओमेगा, इसको भी क्या बोलते हैं? डेल ओमेगा। तो ये टोटल कितना हुआ बेटा? 2 डेल ओमेगा। ये कंप्लीट 2 डेल ओमेगा क्या है? बैंड विड्थ है। तो बैंड विड्थ इज 2 डेल ओमेगा, बैंड विड्थ इज
2 डेल ओमेगा। आ रही बात समझ में? तो व्हाट इज बैंड विड्थ बेटा? व्हाट इज बैंड विड्थ? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी between two half power frequencies is known as bandwidth। बैंडविड्थ मतलब इस फ्रीक्वेंसी रेंज का जो सिग्नल है वो आपका रेडियो या टीवी वो क्या कर पाएगा? कैच कर पाएगा। ओके बच्चों, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के सिग्नल को आपका रेडियो या टीवी क्या कर पाएगा? कैच कर पाएगा। इसीलिए आपने कभी सुना होगा कि फलाने चीज के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी हुई, ठीक है? तो उसमें बेसिकली क्या करते हैं बेटा, हम एक फ्रीक्वेंसी के रेंज को, है ना, एक फ्रीक्वेंसी के रेंज को एक पर्टिकुलर चैनल को दे देते हैं। सारी बात समझ में? एक पर्टिकुलर चैनल को हम एक, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी के एक रेंज को एक पर्टिकुलर चैनल वाले को दे देता है। तो जब भी हम उस रेंज में जाएंगे तो हमारा वो चैनल काम करने लगेगा। क्लियर है बच्चे? हमारा वो चैनल काम करने लगेगा। वो उस फ्रीक्वेंसी पर अपने सिग्नल को भेजता है और हम उस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं अपने टीवी के थ्रू, अपने रेडियो के थ्रू, और उस पर्टिकुलर चैनल को देख या सुन पाते हैं। ओके बच्चे, इस तरीके से काम करता है हमारा ट्यूनिंग सर्किट। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इज नोन एज बैंडविड्थ। ठीक है, तो बैंडविड्थ इक्वल्स टू 2 डेल ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को ही अपन क्या बोलेंगे बच्चे? बैंडविड्थ बोलेंगे। अब मुझे यहां से देख करके बताओ, आपके पास ओमेगा 2 है, आपके पास ओमेगा 1 है, तो करो आप ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करो। ठीक है बच्चे, जब आप ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करोगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस ये करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा बेटा वो बचेगा 2RC बाई 2LC। यहां पर C भी है, तो 2RC बाई 2LC। 2C और 2C क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा बेटा? R बाई L। ठीक है, तो यहां पर बैंडविड्थ, ठीक है, इक्वल्स टू 2 डेल ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो है वो कितना आया बच्चे? R बाई L आया। ठीक है, क्या मिला हमको? R बाई L। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझना है। तो बैंडविड्थ जो होता है वो कितना होता है? R बाई L होता है। क्लियर है बच्चे? R बाई L होता है। अच्छे से समझना, बैंडविड्थ जो होता है वो R बाई L होता है। क्लियर है कहानी मेरी? ठीक है बच्चे, तो ये चीज हमें समझ में आ गया कि बैंडविड्थ कितना होगा, किसको बोलेंगे, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को। इस तरीके की चीजें हमने यहां पर सीख लिया। अब हम क्या चाहेंगे बेटा? हम क्या चाहेंगे कि ये जितना शार्प होगा, मतलब जितने छोटे रीजन में होगा ना, ठीक है, ये जितने छोटे रीजन में होगा उस पर्टिकुलर चैनल को पकड़ना उतना आसान होगा। ठीक है, मतलब वो उतनी आसानी से ट्यून्ड हो जाएगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये जो बैंडविड्थ है ये जितना कम होगा हम उस चैनल को उतनी आसानी से और उतना जल्दी कैच करवा लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए बैंडविड्थ क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही? बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। प्लस हम क्या चाहेंगे कि हमको अच्छे से सुनाई दे, अच्छे से दिखाई दे। उसके लिए मैक्सिमम पावर जनरेट होना चाहिए। ठीक है, पावर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम जनरेट होना चाहिए। मतलब ये एकदम से पीक, इसका पीक जितना ज्यादा हाई हो मेरे लिए उतना अच्छा है। मतलब उतना ज्यादा पावर जनरेट होगा और उतना ज्यादा अच्छे से मुझे वो चैनल सुनाई या दिखाई देगा। क्लियर है बच्चे? समझ आ रहा है आपको? तो जब ऐसा होता है, जब रेंज भी कम हो, रेंज भी छोटा हो और पिक भी बड़ा हो, ठीक है, पिक बड़ा हो, रेंज छोटा हो, तो इसको कहते हैं कि हमारा जो रेजोनेंस हुआ है वो बहुत ही बढ़िया हुआ है, बहुत ही बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है। आ रही बात समझ में? इसको बोलते हैं कि रेजोनेंस जो है बहुत शार्प है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को मेजर करने के लिए हमने एक क्वांटिटी डिफाइन की हुई है, उसको कहते हैं बेटा क्वालिटी फैक्टर।
क्या कहा जाता है? क्वालिटी फैक्टर। सो व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर? तो क्वालिटी फैक्टर है ना, एक क्वांटिटी है जो ये डिस्क्राइब करता है कि कितना शार्प हमारा रेजोनेंस हो रहा है। हाउ शार्प इज रेजोनेंस मीन्स डिग्री ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को बताता है। कौन कौन बताता है बच्चे? तो हमारा क्वालिटी फैक्टर यानी क्यू फैक्टर। आई बात समझ में? तो हम एक नया क्वांटिटी डिफाइन करेंगे बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं क्वालिटी फैक्टर। लेट्स स्टार्ट। सी क्वालिटी फैक्टर या फिर क्यू फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस। क्लियर है बच्चे? क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये हमें क्या बताता है? डिग्री ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इट डिस्क्राइब्स डिग्री ऑफ शार्पनेस। ठीक है बच्चे? इट डिस्क्राइब्स डिग्री ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है? दैट इज जितना ज्यादा क्यू फैक्टर होगा, हायर इज द क्यू फैक्टर, है ना, बेटर इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है? दैट इज हायर इज द वैल्यू ऑफ Q factor, better is its resonance, उसकी रेजोनेंस उतनी बेहतर हुई है। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा इसका सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये तो हो गया इसका सिग्निफिकेंस। आखिर इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करें? हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। समझो बच्चे, तो क्यू फैक्टर जो निकाला जाता है, क्यू फैक्टर वो होता है रेशियो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या था बेटा? ओमेगा नॉट का बैंडविड्थ के साथ। बैंडविड्थ रेशियो ऑफ, है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ is known as quality factor. Ratio of resonant frequency to the bandwidth of resonance। ठीक है, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस is called Q factor। ठीक है, तो Q फैक्टर क्या हो गया बच्चे? ओमेगा नॉट अपॉन बैंड विड्थ, यानी ओमेगा नॉट अपॉन बैंड विड्थ को देखो और किस किस चीज से दिखा सकते बेटा? ट्वाइस ऑफ डेल ओमेगा, या फिर ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, या फिर अब देखो बच्चे, ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने देखा था, क्या देखा था बेटा? 1/√LC, है ना। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या थी? 1/√LC। और देखो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू क्या आई है? R/L। ठीक है, ऐसा आया बच्चे, R/L आया है। ओके, नाउ सी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/√LC इंटू R, और L कहां चला जाएगा? ऊपर। ठीक है बच्चे, तो 1/R, अगर L को रूट के अंदर ले आऊं तो क्या हो जाएगा? L² अपॉन LC। तो L और L कैंसिल हो जाएगा बेटा। Q फैक्टर जो हमारे पास आया वो आया 1/R√L/C। व्हाट इज क्यू फैक्टर? कैसे हम क्यू फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं? तो ये फॉर्मूला आ गया बेटा हमारे पास 1/R√L/C।
1/r√(L/c। ओके बच्चे, तो अभी तक जो हमने जितना भी डिस्कशन किया है ना, उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें क्या आई, ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, ये अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, है ना, ये हमने देखा। फिर हमने बोला कि इन दोनों के जो बीच का फ्रीक्वेंसी का रेंज है वो क्या कहलाता है, बैंड विड्थ कहलाता है। ठीक है बच्चे, उसको अपन क्या कहते हैं, बैंड विड्थ कहते हैं। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का इस बैंड विड्थ के साथ जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू फैक्टर बोलते हैं। इस क्यू फैक्टर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रेजोनेंस उतना बेटर होगा, इसका विड्थ उतना कम होगा और पिक उतना ज्यादा होगा, पिक उतना ज्यादा होगा। तो हमारे पास क्यू फैक्टर की वैल्यू आई 1/r√L/c, 1/r√L/c। तो अच्छे से समझ में आ गई बेटा आपको कहानी, क्यू फैक्टर क्या होता है। तो क्यू फैक्टर इज 1/r√L/c। क्लियर है, चलो। तो आपको अगर इसका पूरा डेरिवेशन की बात आए तो डेरिवेशन नहीं करोगे चलेगा, नहीं समझ में आया तो भी चलेगा। तो बस आपको ये मेन चीज है कि आपको बैंडविड्थ कैसे निकला, बैंडविड्थ कितना आया वो आपको याद रखना चाहिए कि बैंडविड्थ कितना है बेटा, R/L होता है। और क्यू फैक्टर किसको कहते हैं, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड विड्थ को कहते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है बच्चे, इतना अभी तक का इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। अच्छा बच्चे, तो हमारे पास ओमेगा 1 जो था, मतलब हाफ पावर फ्रीक्वेंसी लोअर वाला जो था, वो कितना था, -RC प्लस स्क्वायर रूट R²C² प्लस 4LC अपॉन 2LC। ओमेगा 1 था और ओमेगा 2 था, प्लस RC प्लस R²C² प्लस 4LC अपॉन 2LC। कहीं आपको जरूरत पड़ जाए अगर, तो अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट कर दूं, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी दोनों का अगर आप प्रोडक्ट कर दो तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, नीचे हो गया 2LC इंटू 2LC और ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, अगर मैं इसको A बोलूं इसको B बोलूं तो A प्लस B और ये क्या हो जाएगा बेटा, A माइनस B। तो A प्लस B इंटू A माइनस B क्या होता है बेटा, A² माइनस B²। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा, तो R²C² प्लस 4LC माइनस B² क्या हो जाएगा बेटा, R²C²। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये और ये देखो कैंसिल हो गया, तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इक्वल टू क्या आया बेटा, 4LC/2LC इंटू 2LC। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इक्वल्स टू क्या आता है बेटा, 1/LC। तो दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का जो कभी भी प्रोडक्ट होगा वो 1/LC के बराबर होगा। ठीक है, दोनों हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट होगा वो 1/LC के बराबर होगा। और दोनों के माइनस को, अपर माइनस लोअर को बैंडविड्थ बोलेंगे जो R/L होगा। ठीक है, इतनी कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, तो चलो ये तो कहानी खत्म हुई। अब देखो बेटा, क्वालिटी फैक्टर को और भी कई तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। ये एक तरीका हुआ क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने का, जिसमें हमने किस रूप में डिफाइन किया कि हमने बोला कि क्वालिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ। ये एक तरीका हुआ, और भी कई सारे तरीके होते हैं, उनको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सी another definition of Q factor। ठीक है बच्चे, another definition of Q factor। तो देखो, जैसा कि आपने देखा है R, L और C, ठीक है बच्चे, ऐसा। अब अपने को पता है कि ये R है, ये L है और ये C है। ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, R। ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, XL। और ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, XC। है ना, आ रही बात समझ में, XL XC इस तरीके से ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ओके बच्चे, तो हमको पता है कि ये XL और XC क्या करता है, एक दूसरे को नलीफाई कर देता है ना।
सिमिलरली करंट तो तीनों में सेम फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहां पर ड्रॉप क्या होगा बेटा, वी आर, यहां पर मान लो वी एल बोला और यहां पे क्या बोला, वी सी। तो सिमिलरली वी एल और वी सी भी क्या हो जाता है, याद करो हमने देखा था, है ना, कि वी आर इधर लिया करते थे, वी एल किधर लिया करते थे, इधर लिया करते थे, और वी सी क्या लिया करते थे, इधर। तो जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाएगा बेटा, तो वीएल और वीसी भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या रहेगा, वीआर रहेगा। एट दैट टाइम जो भी आप वोल्टेज दोगे वो किसके पास जाएगा, आर के पास जाएगा। उस समय जो भी आप वोल्टेज दोगे वो किसके पास जाएगा, आर के पास जाएगा। तो अनदर डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर, तो क्यू फैक्टर को हम लोग एक और तरीके से डिफाइन करते हैं, और वो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर। क्योंकि दोनों में सेम ड्रॉप है ना, वीएल और वीसी क्या होगा, बराबर होगा रेजोनेंट कंडीशन पे। क्यू फैक्टर किसका निकलता है भाई, स्पेशली रेजोनेंस का निकलता है, रेजोनेंस का ही खेल है, ठीक है। तो हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो रेजोनेंस कंडीशन में एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाएगा, वीएल बराबर वीसी हो जाएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्या बचेगा, वीआर बचेगा। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर यानी आर, और या फिर आप इसको अप्लाइड वोल्टेज भी बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा अप्लाइड वोल्टेज, आर को जो वोल्टेज मिलता है वो कौन सा वोल्टेज मिलता है, अप्लाइड वोल्टेज मिलता है, तो आप उसको अप्लाइड वोल्टेज भी बोल सकते हो, और अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं इसको बोल सकता हूं वी एल बाय वी आर, बोल सकता हूं, या फिर वी सी बाय वी आर बोल सकता हूं। क्यू फैक्टर इक्वल टू, क्लियर है बच्चे, वी एल बाय वी आर या वी सी बाय वी आर, इस तरीके से बोल सकता हूं। अब देखो बच्चे, चाहे मैं वी एल बाय वी आर लूं, चाहे मैं वी सी बाय वी आर लूं, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वीएल क्या लिख सकता हूं बेटा, आई इंटू एक्सएल, और वीआर क्या लिख सकता हूं, आई इंटू आर। वीसी को क्या लिख सकता हूं बेटा, आई इंटू एक्ससी, और वीआर को क्या लिख सकता हूं, आई इंटू आर। आई 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 कैंसिल हो गया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो क्या लिख सकता हूं, Q इक्वल टू एक्सएल बाय आर या फिर एक्ससी बाय आर। तो एक्सएल क्या होता है बेटा, ओमेगा, और किसकी बात हो रही है, रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस पे क्या होता है, ओमेगा, ओमेगा नॉट होता है, तो ओमेगा नॉट एल बाय आर, या फिर एक्ससी क्या होता है बेटा, 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा नॉट सी आर, ऐसा हो जाएगा। तो बेटा एल बाय आर और ओमेगा नॉट क्या हुआ करता था, 1 बाय रूट एल सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा नॉट की वैल्यू 1 बाय रूट एल सी, तो रूट एल सी कहां चला जाएगा, ऊपर आर सी, इस तरीके से हो जाएगा। 1 बाय आर, अगर एल को अंदर ले गया तो एल स्क्वायर एल सी, सिमिलरली यहां पर 1 बाय आर, सी को अंदर ले गया तो सी स्क्वायर। तो देखो बेटा एल और एल कैंसिल हो गया, सी और सी कैंसिल हो गया, 1 बाय आर रूट एल बाई सी या 1 बाय आर रूट अंडर एल बाई सी। दोनों ही कंडीशन में देखो फिर से वही फॉर्मूला मिला, क्या, 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी। ओके बच्चे, 1 बाय आर स्क्वायर रूट एल बाई सी, यही अपने को मिलेगा क्यू फैक्टर की वैल्यू, 1 बाय आर रूट अंडर एल बाई सी। तो एक तरीका ये भी हुआ क्यू फैक्टर को डिफाइन करने का, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर या कैपेसिटर अपॉन वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अप्लाइड वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो यहां से देखो आपको दिख रहा है कि ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, यानी सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है। तो क्यू फैक्टर जो है वो बेसिकली क्या है, एक प्योर नंबर मिलेगा, ना कोई इसका यूनिट होगा, ना कोई इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। क्यू फैक्टर का कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये एक प्योर नंबर होता है, ध्यान रहे, ठीक है बच्चे। क्लियर है, ओके। तो देखो बच्चे, तो क्यू फैक्टर इज अ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस
डायमेंशनलेस प्योर नंबर। ठीक है बच्चे, प्योर नंबर है। ठीक है भाई, तो Q फैक्टर जो है वो देखो, या तो मैं VL बाय VR बोल सकता हूं या फिर सप्लाई वोल्टेज बोल सकता हूं। ये भी बोला मैंने, सप्लाई वोल्टेज, या फिर VC बाय सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से बेटा अपने को एक चीज समझ में आता है कि अगर मुझे वोल्टेज अक्रॉस L चाहिए तो मैं सीधा क्या कर सकता हूं बेटा, अगर मुझे Q फैक्टर मालूम है तो मैं सीधा क्या करूंगा, Q इंटू सप्लाई वोल्टेज कर लूंगा, V सप्लाई, है ना बेटा। वोल्टेज अक्रॉस L चाहिए तो, या फिर वोल्टेज अक्रॉस C चाहिए तो क्या करूंगा, Q इंटू V सप्लाई कर लूंगा। तो ये Q जो है वो देखो एक प्रकार से एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की तरह भी काम कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर की तरह भी काम कर रहा है। आ रही बात समझ में, क्लियर है? ओके। तो बच्चों VL हो निकालना आपको या फिर VC निकालना हो, आपको क्या करना है ना, Q टाइम्स सप्लाई वोल्टेज कर देना है। ऑब्वियसली ये दोनों चीजें बराबर ही आएंगी, क्यों, क्योंकि आपका क्या है, रेजोनेंस के कंडीशन में VL और VC क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने दो तरीके पढ़ लिए Q फैक्टर को डिफाइन करने के, है कि नहीं बच्चे, दो तरीके पढ़े हमने। ठीक है, एक और तरीका होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो तीसरा तरीका, वन मोर अप्रोच टू द क्वालिटी फैक्टर, Q फैक्टर। एक और अप्रोच होता है, इसमें हम लोग Q फैक्टर को जो डिफाइन करते हैं, Q फैक्टर वो है 2 पाई टाइम्स एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, 2 पाई टाइम्स मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट अपॉन एनर्जी लॉस पर पीरियड। ठीक है बच्चे, एनर्जी लॉस पर पीरियड, ये अपने को है ना, ये एक और डेफिनेशन होता है Q फैक्टर का, 2 पाई टाइम्स मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट अपॉन एनर्जी लॉस पर पीरियड। ओके, सी एनर्जी लॉस पर पीरियड हमको पता है बेटा, सिंस पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, I स्क्वायर R। तो I कौन सा लेना पड़ेगा बेटा, RMS। तो पावर जो होता है I RMS का स्क्वायर इंटू R होता है। और पावर क्या होता है बेटा, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो पर पीरियड की बात कर रहा हूं तो टाइम क्या लेना पड़ेगा, इतना लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर एनर्जी लॉस, ठीक है, पूरे पीरियड में जो होगा, एनर्जी लॉस जो पूरे पीरियड में होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, I RMS का स्क्वायर इंटू R इंटू T। ठीक है, एक पीरियड में जो एनर्जी लॉस होगा वो कितना होगा, I RMS स्क्वायर इंटू R इंटू T। ठीक है, तो Q फैक्टर हो जाएगा हमारा 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट। ठीक है, जब पूरी की पूरी एनर्जी या तो कैपेसिटर में या तो इंडक्टर में या तो रेजिस्टर में आ जाएगा, है ना, तो क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहना है और वो क्या कर सकता है, कभी एल में, कभी सी में, कभी आर में क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर हो सकता है, अगर मैं इंडक्टर के रिस्पेक्ट में बोलूं तो हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर अपॉन, ये हो गया मैक्सिमम एनर्जी, और एनर्जी लॉस पर पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, इस तरीके से। अब आई नॉट क्या होता है भाई, है ना, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, आई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2, ऐसा लिख सकता हूं क्या। अगर मैं इसको आई नॉट बाई रूट 2 लिखता हूं तो आई नॉट बाई रूट 2 होता है भाई आई आर एम एस, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 पाई आई आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू एल अपॉन आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर
इंटू टी। ठीक है, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। हमारे पास जो बचा वो बचा 2 पाई एल बाय आर इंटू टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है भाई, 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा चूंकि रेजोनेंस वाला लेना है तो ओमेगा नॉट लेना पड़ेगा। 2 पाई एंड 2 पाई गेट्स कैंसल। ठीक है, देयरफॉर क्यू फैक्टर जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है बच्चे एल बाय आर इंटू ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, 1 बाय रूट एल सी। ठीक है, एल को अंदर ले जाओ, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 बाय आर एल स्क्वायर बाय एल सी, एल एंड एल गेट्स कैंसल, 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय आर इंटू क्या बचा बेटा, एल बाय सी। फिर से आई पूरी कहानी सेम, है कि नहीं, फिर से सारी चीजें क्या आई, सेम आई बच्चे। ओके, तो क्यू फैक्टर हम निकालें किसी भी तरीके से, आएगा वही 1 बाय रूट स्क्वायर रूट एल बाय सी। ठीक है, किसी भी तरीके से निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय आर स्क्वायर रूट एल बाय सी आएगा। ठीक है बच्चे, तो ये रही कहानी हमारे क्यू फैक्टर की। तो क्यू फैक्टर क्यों निकालते हैं अगर ऐसा पूछा जाए तो भाई, ताकि हमें पता चले कि जो हमारा रेजोनेंस है वो कितना बेहतर तरीके से हो रहा है, कितना अच्छा वाला रेजोनेंस हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, शार्पनेस उसका कितना बढ़िया है, इस चीज का हमें नॉलेज देता है हमारा क्यू फैक्टर। ओके बच्चे, तो इधर देखो, ओके, चूंकि हमने पढ़ा है आईआरएमएस का जो मैक्स है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको, है ना, कब, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर। ठीक है, आईआरएमएस का मैक्स मिलेगा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर। और हमने क्या देखा बेटा, याद करो, अभी अभी हमने निकाला था कि कब मेरा पावर मैक्सिमम का आधा हो जाएगा, जब आईआरएमएस मैक्स का बाय रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो इस तरीके से, है ना, ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग करंट है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इस तरीके से हमारा आ गया। ओके बच्चे, ऑल्सो अब हमने देखा कि बैंड विड्थ है ना, डेल डब्ल्यू 2 डेल ओमेगा, यानी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 क्या आया था बेटा, आर बाय एल आया था, है ना, 2 डेल ओमेगा क्या आया था, आर बाय एल आया था। ये चीज तो हमको मिल गया बच्चे। दूसरी चीज आईआरएमएस क्या था, आईआरएमएस का मैक्सिमम वैल्यू जो था वो था बच्चे ई आर एम एस अपॉन आर। तो जिसका बेटा आर कम होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिसका आर कम होगा उसका आई क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है, आई ज्यादा होगा मतलब उसका पिक किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, पिक ऊपर चला जाएगा। आ रही बात समझ में, जिसका आर कम होगा उसका पिक ऊपर जाएगा। ठीक, अब यहां कंपेयर करो, है ना, आर कम लिया, आर कम होगा तो बैंड विड्थ क्या होगा, बैंड विड्थ नैरो होगा। ठीक है, तो बैंड विड्थ होगा नैरो और पिक जाएगा ऊपर। यही तो हमें चाहिए, यही तो हमको चाहिए। ठीक है, फॉर बेटर रेजोनेंस ये जो फैलाव है वो कम चाहिए और पिक मुझे ज्यादा चाहिए, ताकि मैं आसानी से ट्यून कर सकूं और मुझे मैक्सिमम पावर मिले। ठीक है बेटा, तो अगर आपको शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस बढ़ाना है, दैट मीन्स कि क्यू फैक्टर को बढ़ाना है, तो आर को क्या करना पड़ेगा बेटा, कम, आर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। वैसे भी क्यू फैक्टर का वैल्यू फॉर्मूला क्या आया था बेटा, 1 बाय आर रूट अंडर एल बाई सी। तो आर को कम करोगे तो क्यू फैक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में बेटा। तो अगर कहीं पर कई सारे ग्राफ बनाए हुए हों इस तरीके से, मान लो यहां पर इस तरीके का ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके का, इसको बोलता हूं बेटा मैं R1, इसको बोलता हूं मैं R2 और ये है R3 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, R1 R2 और R3 के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है बच्चा, और ये क्या है, आई आर एम एस, और ये क्या है ओमेगा, ये क्या है ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट।
अब अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ ये R1 R2 और R3 में क्या रिलेशन है, तो बेटा देखो यहां पर कैसे पहचानेंगे, है ना। इसका देखो जो ये वाला है ना, वन वाला जो है, ये 1 वाला है, ये 2 वाला है और ये 3 वाला है। तो 1 वाले का क्या देखो, फैलाव भी ज्यादा है, बैंडविड्थ भी ज्यादा है। बैंडविड्थ किसका ज्यादा होगा बेटा, जिसका आर ज्यादा होगा, तो इसका आर क्या है बेटा, ज्यादा है। और दूसरा तरीका कैसे पहचान सकते हैं, इसका पिक देखो, इसका IRMS का पिक क्या गया है, कम गया है, इसका मतलब उसका आर क्या है, ज्यादा है। तो दोनों ही जगह से हम पहचान सकते हैं। तो इसका मतलब R1 क्या है बेटा, सबसे ज्यादा है, ठीक है। उससे कम किसका होगा बेटा, R2 का, और सबसे कम किसका होगा, R3 का। जिसका सबसे कम आर होगा उसका क्यू फैक्टर सबसे ज्यादा होगा, जिसका सबसे कम आर होगा उसका IRMS सबसे ज्यादा होगा, जिसका आर सबसे ज्यादा होगा सबसे कम होगा उसका फैलाव सबसे कम होगा, यानी बैंडविड्थ सबसे कम होगा। तो इस तरीके से आप इसके बीच का रिलेशन ढूंढ सकते हो। ओके बच्चों, तो ये थी आज हमारी पूरी कहानी। किसके ऊपर थी, क्वालिटी फैक्टर के ऊपर थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, इसके न्यूमेरिकल्स करिए, कुछ भी दिक्कत होता है तो जरूर पूछिए। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय।